Hi everybody, welcome to my YouTube channel. So this is the second lecture on teaching aptitude. पहले लेक्चर में हमने बेसिक सारे क्लियर कर लिए थे। उसके बाद हमने टीएल मॉडल ऑफ टीचिंग देखा, जहां से यूजीसी बार बार क्वेश्चंस पूछते हैं। उसके बाद आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पेडागोजिकल, एंड्रागोजिकल और ह्यूटागोजी। ये तीनों बेसिक एलिमेंट्स हैं, कह सकते हैं कि बेसिक मॉडल ऑफ टीचिंग है, और यहाँ से भी नेट बार बार क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्पेशली एजुकेशन के क्षेत्र में। ठीक है, तो चलते हैं वीडियोस पे। अब कहता है कि जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा कि पेडागोजिकल मॉडल जो कि हम कवर करेंगे, विच मीन्स इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड होगा। पेडागोजी का मतलब पहले बेसिक समझ लेते हैं, फिर इसको डिटेल से हम समराइज करेंगे। तो कहता है कि पेडागोजिकल मॉडल इसमें इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड होता है। पेडागोजी का सिंपल मतलब इंस्ट्रक्टर सेंटर मतलब टीचर सेंटर्ड होगा, सिंपल। ठीक है, उसके बाद कहता है एंड्रागोजिकल, जो कि सेल्फ सेंटर्ड होगा, जो कि जो लर्नर होगा वो उसके ऊपर खुद डिपेंडेंट होगा, मतलब वो अपने ऊपर खुद डिपेंडेंट होगा नॉलेज ग्रहण करने के लिए। उसके बाद होता है ह्यूटागोजी। ह्यूटागोजी भी सिमिलर है एंड्रागोजी के, और इसमें भी क्या होता है, सेल्फ डिटर्मिनेशन होता है। जैसे आप यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो, तो ये आपका सेल्फ डिटर्मिनेशन है कि आप यूट्यूब पे वीडियोस देख के लर्न कर रहे हो, है ना। जनरली यूट्यूब पे लोग जनरली फालतू फालतू वीडियोस देखते हैं ना, डांस वगैरह देखेंगे, कॉमेडी देखेंगे, कॉमिक्स देखेंगे दिन भर, मतलब एक होता है ना कि फैशन देखेंगे, पर एजुकेशनल चीज़ें नहीं देखेंगे। लेकिन अगर एजुकेशन ग्रहण करना है, एजुकेशन लेना है, एजुकेशन समझना है, नॉलेज को लेना है, जिसको एपिस्टीम भी बोला गया है फिलॉसफी में, मिशेल फोको ने इसको स्पेशली एक्सप्लेन किया है अच्छे से। खैर मैं वो लिटरेचर की क्लास में पढ़ाऊंगा, है ना, फिलॉसफी और लिटरेचर की क्लास में। तो ह्यूटागोजी जो है एक तरह से सेल्फ डिटर्मिन्ड लर्निंग है, कि जो लर्नर होता है वो जब तक सेल्फ डिटर्मिन नहीं होगा तब तक उसको ह्यूटागोजी के अंदर नहीं डालते हैं। खैर हम लोग देखते हैं डिटेल से। कहता है द पेडागोजिकल मॉडल इज प्राइमरली यूज्ड इन ट्रेडिशनल एजुकेशन। जो ट्रेडिशनल एजुकेशन था हमारा सिस्टम, जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम था हमारा, उसके अंदर हम पेडागोजिकल मॉडल को यूज करते हैं। अब ये जो पेडागोजिकल मॉडल है ये वो स्कूल्स में होते हैं खासकर। जैसे स्कूल के अंदर क्या होता है कि बच्चे को पढ़ाया जाता है, बच्चे को सिखाया जाता है, बच्चे को बताया जाता है ना, एक तरह से उंगली पकड़ा के बच्चों को सिखाया जाता है, ABCDEFG एवरीथिंग। तो इसमें जो सेंटर में हमेशा टीचर होगा, इसलिए कहता है वेयर द टीचर एज्यूम्स अ सेंट्रल रोल इन डायरेक्टिंग द लर्निंग प्रोसेस। जो लर्निंग का प्रोसेस होगा पेडागोजिकल के अंदर वो टीचर के सेंटर्ड होगा, क्योंकि टीचर डिसाइड करेगा कि बच्चे को पढ़ाना क्या है, बच्चे को लिखाना क्या है, बच्चे को समझाना क्या है ना। बच्चा जो है, स्टूडेंट जो है, वो क्या चाहता है, उसकी नीड क्या है। ठीक है, तो वो पेडागोजिकल के अंदर आता है ना। तो जब हम क्लास 11 12th 1 2 3 4 की बात करते हैं, स्पेशली छोटे बच्चों की बात करते हैं, तो ये सारे के सारे बच्चों को टीचर सेंटर होता है। सारा का सारा जो एजुकेशन सिस्टम होता है पेडागोजी के अंदर वो टीचर सेंटर होता है। टीचर ही सब कुछ करेगा, टीचर ही बताएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। और कहता है कि दिस मॉडल इज ऑफन यूज्ड इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। खैर मैंने 11 12 की भी बात कर दी, बट प्राइमरी और सेकेंडरी कह सकते हैं कि मतलब 5th क्लास तक ही ऐसा चलता है। बट अगर देखा जाए तो इंडिया के अनुसार क्लास 10th 11 12 में भी टीचर सेंटर्ड ही एजुकेशन सिस्टम है। अब कहने को कह लेते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी बदल देगा, पर मुझे ऐसा कुछ दिखता नहीं, क्योंकि आई एम ऑलरेडी इन एन एजुकेशन इन एकेडेमिया। मैं खुद पढ़ाता हूँ पीजी के बच्चों को, यूजी के बच्चों को। तो आई कैन टेल यू बेसिकली टीचर सेंटर्ड ही है अभी भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, अब आगे चल के देखते हैं। आगे कहता है कि द एंड्रागोजिकल मॉडल। अब देखते हैं एंड्रागोजिकल क्या है। जैसा कि मैंने पहले बताया, एंड्रागोजी के अंदर क्या होता है, लर्नर सेंटर्ड होता है ये। तो कहता है कि ऑन दी अदर हैंड गियर टुवर्ड्स एडल्ट एजुकेशन। तो जो एंड्रागोजिकल मॉडल है वो एडल्ट एजुकेशन की तरफ जाता है, मतलब कि एडल्ट जो है वो अब उसके अंदर कॉग्निशन है, उसके अंदर अब अंडरस्टैंड करने की क्षमता है, वो समझ सकता है, वो सोच सकता है ना। तो कहता है कि इट एम्फेसिस सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। क्यों? क्योंकि अब वो सोच सकता है, समझ सकता है, उसकी नीड क्या है, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, तो वो अपने अनुसार चीजों को समझेगा, अपने अनुसार चीजों को पढ़ेगा, अपने अनुसार चीजों को क्या करेगा, जानेगा। ठीक है, तो क्या हो गया, एंड्रागोजिकल में सेल्फ सेंटर्ड या सेल्फ डायरेक्टेड होगा। ठीक है, अब कहता है दिस मॉडल रिकॉग्नाइजेस द लर्नर्स एक्सपीरियंस। लर्नर का जो एक्सपीरियंस होता है ना, लाइफ का एक्सपीरियंस हो सकता है, वो सोसाइटी का एक्सपीरियंस हो सकता है उसका, या फिर स्कूल कॉलेजेस, मतलब जहां भी वो जा रहा है, जैसे भी सिचुएशन को फेस कर रहा है, उसका एक्सपीरियंस से वो लर्न कर रहा होता है। ठीक है, और कहते हैं कि रेडियंस टू लर्न क्रिटिकल फैक्टर्स इन द एजुकेशनल प्रोसेस। और ये जो है ये क्रिटिकल फैक्टर भी एनहांस करता है। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर।
आगे चलते हैं, आपके है ह्यूटोगॉजी, ह्यूटोगॉजिकल या ह्यूटोगॉजी कह सकते हैं, ऑल्सो नोन एज सेल्फ डिटर्मिन्ड लर्निंग। उसमें क्या है, उसमें सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है, यहाँ पे सेल्फ डिटर्मिन्ड लर्निंग है, मतलब कि खुद से डिटर्मिन होना पड़ेगा कि मुझे नॉलेज चाहिए। तो जैसे फिलॉसफी एक सब्जेक्ट होता है, उसमें सेल्फ डिटर्मिनेशन आता है कि अगर जब तक आपको मन नहीं करेगा फिलॉसफी पढ़ने का, तब तक यू कैन नेवर लर्न फिलॉसफी। जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मेरे पास नेट फिलॉसफी में भी है। तो व्हेन आई वाज लर्निंग फिलॉसफी, व्हेन आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड फिलॉसफी, तो मैंने पूरी हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी से शुरुआत की थी। तब जाके मुझे ये चीज़ समझ आया था कि मतलब फिलॉसफी में कितनी सारी चीज़ें होती हैं, कितना नॉलेज लेने की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब आगे कहता है कि कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स, कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स। तो कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव जो है वो कहता है कि कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव, एक मिनट, कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड इंटेलेक्चुअल। अब ये जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के अंदर 3 ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। एक आता है कॉग्निटिव, दूसरा आता है अफेक्टिव और तीसरा आता है आपका साइकोमोटर। और ये तीनों अगर आप समझ लोगे तो समझना कि नेट का एक क्वेश्चन तो जरूर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस नेट ऑलमोस्ट हर बार पूछता है ना। अब कहते हैं कि कॉग्निशन ऑब्जेक्टिव जो है, इसको कॉग्निशन डोमेन भी कहते हैं। अगर आप क्या है ना, मदान की किताब अगर पढ़ोगे, तो मदान की किताब के अंदर इसको कॉग्निटिव डोमेन लिखा गया है, बट कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव या कॉग्निटिव डोमेन बोथ आर सेम थिंग है। कहता है कि कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल स्किल्स। जब हम कॉग्निशन की बात करते हैं, अब इसको ऐसे समझना है कि ये जो राइटर हैं हमारे ब्लूम, क्योंकि ब्लूम जो हैं राइटर, हेरोल्ड ब्लूम है इनका पूरा नाम आई गेस। तो ये जो ब्लूम है, उन्होंने 3 ऑब्जेक्टिव्स दिए थे और कहा था कि जो एजुकेशन सिस्टम है, नॉलेज एनहांस करने का जो तरीका है एडल्ट के अंदर, बच्चे से लेकर एडल्ट के अंदर, वो 3 प्रोसेस में होता है, 3 तरीके से होता है। तो पहला है कॉग्निशन ऑब्जेक्टिव, जिसके अंदर क्या आता है, नॉलेज एक्विजिशन आता है। पहले तो समझते हैं ये क्या है, ये इंटेलेक्चुअल स्किल है और नॉलेज है, ठीक है। मतलब कॉग्निशन रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल स्किल, कॉग्निशन का मतलब ये होता है माइंड, ब्रेन से होता है ना, कॉग्निशन से होता है, ठीक है। तो कहता है पहला, जो सबसे पहला आता है, एक तरह से कह सकते हैं कि इसमें एक प्रोसेस है, एक तरीका है ना, वन आफ्टर द अदर। तो पहला जो है वो नॉलेज एक्विजिशन है। सबसे पहले हम नॉलेज को एक्वायर करते हैं। जब हम कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो उसके अंदर सबसे पहला जो आएगा वो आएगा नॉलेज एक्विजिशन, मतलब हम नॉलेज को एक्वायर करना, नॉलेज को लेना, ग्रहण करना। फिर आता है कॉम्प्रिहेंशन। अब जैसे नॉलेज एक्विजिशन कैसे हो सकता है, मेमोराइजिंग फैक्ट, चीज़ों को लर्न करके, है ना, टर्म्स को लर्न करके, या फिर बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ के। जैसे बचपन में हम जब मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, है ना। तो वो क्या हो गया, वो नॉलेज एक्विजिशन हुआ, चीज़ों को लेना, चीज़ों को ग्रहण करना, है ना। फिर कहता है कि कॉम्प्रिहेंशन। अब कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग द इन्फॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन हमने लिया, जो इन्फॉर्मेशन हमने एक्वायर किया, जो इन्फॉर्मेशन हमने लिया, उस इन्फॉर्मेशन से हम क्या करते हैं, कॉम्प्रिहेंड करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर आता है तीसरा एप्लीकेशन। उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होगा, उसके यूजेस कहाँ कहाँ होंगे। इसलिए कहते हैं कि यूजिंग नॉलेज इन न्यू सिचुएशंस। जब किसी नई सिचुएशन में अगर हम फंस गए, तो जो हमारे पास ऑलरेडी नॉलेज है, उस नॉलेज को हम वहाँ पे अप्लाई करते हैं। अब देखिए, ये मेरी अपनी थिंकिंग है, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत बोगस है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रटाया जाता है चीज़ों को। और मेरे अनुसार जो ब्रेन है हमारा, ब्रेन सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को एक तरह से कह सकते हैं कि एप्लीकेशन करने के लिए है। मतलब कि हमारे पास जो ब्रेन है वो रटने के लिए नहीं है। आप रटते रहोगे, देयर विल बी अ पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पे आप चीज़ों को भूलने शुरू कर दोगे। लेकिन लेकिन ब्रेन का जो काम है, ब्रेन का जो फंक्शन है, वो प्राइमरीली होना चाहिए कि आप थोड़ी सी चीज़ों को पढ़ो और उस चीज़ से एनालिसिस करो, खुद से एनालिसिस करो, खुद से उस पे नई नई चीज़ों पे आप उसको अप्लाई करो और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। दिस इज व्हाट फिलॉसफी टीचेस अस। फिलॉसफी में भी यही होता है, आप छोटी सी चीज़ों को लेते हैं, है ना। पहले प्राइमरी क्वेश्चन बनाते हैं जिसको बोला जाता है एक्सियोम्स। पहले हमने क्वेश्चन बनाया कि ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा, इसके पीछे रीजन क्या है, और उसके बाद हम अपनी ब्रेन को अप्लाई करते हैं, अपनी नॉलेज को मतलब अप्लाई करते हैं। हमने जो भी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ रखा है उसको अप्लाई करके कोई नई चीज़ें क्रिएट करते हैं, है ना। तो ये कहता है कि एप्लीकेशन। तो पहले हो गया नॉलेज एक्विजिशन, नॉलेज को एक्वायर करना। दूसरा हो गया कॉम्प्रिहेंशन, मतलब उसको इंटरप्रेट करना। तीसरा हो गया एप्लीकेशन, उसके यूजेस कहाँ-कहाँ हैं, कहाँ-कहाँ उसको हम यूज़ कर सकते हैं। फिर तीसरा, उसके बाद चौथा है एनालिसिस, उसको एनालिसिस करना, उसको एनालाइज़ करना है। इसलिए कहते हैं कि ब्रेक डाउन इन्फॉर्मेशन इनटू पार्ट्स, छोटे-छोटे पार्ट्स में उसको ब्रेक करके अंडरस्टैंड करना। फिर उसका सिंथेसाइज़ करना, उसको सिंथेसिस करना, है ना, मतलब कि सारे के सारे नॉलेज को कंबाइन करके एक नई चीज़ें क्रिएट करना। उसके बाद इवैल्यूएशन। लेकिन देखो, ये जो प्रोसेस है, ये जो है, ये रिवर्ट कर दिया गया था 1998 या 2000 के आसपास। वैसे एज आएगा नहीं एग्जाम में कभी,
तो इसका एक रिवाइज वर्जन है, उस रिवाइज वर्जन में सिंथेसिस को लास्ट में कर दिया और इवोल्यूशन को उसके ऊपर कर दिया। ठीक है, बस इतना ही चीज है, उससे ज्यादा ना। और इसमें नेम्स भी थोड़े बड़े परिवर्तन किए, लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। ठीक है, अब आगे कहता है कि इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स पर्टेन टू एटीट्यूड, वैल्यूज एंड फीलिंग्स। मतलब कि इफेक्ट जो हमारे ऊपर इफेक्ट होता है, तो फीलिंग होता है, फीलिंग एक इफेक्ट है। वैल्यूज, एटीट्यूड, तो हमारी जो एटीट्यूड है, हमारा जो वैल्यू है, हमारी जो फीलिंग्स है ना, उसके बेसिस पे हम नॉलेज को एक्वायर करते हैं, नॉलेज को लेते हैं। ठीक है, ये ब्लूम्स कहते हैं कि उसमें सबसे पहला जो है वो रिसीविंग होता है, चीजों को हम रिसीव करते हैं, हम सुनते हैं, है ना, चीजों को हम लेते हैं। फिर कहता है कि रिस्पॉन्डिंग, उसके बाद उसको रिस्पॉन्स करते हैं, जैसे चीजों को हमने सुना। जैसे क्लासरूम का एग्जाम्पल लेते हैं, कोई प्रोफेसर लेक्चर दे रहा है ना, सपोज मैं ही लेक्चर दे रहा हूँ क्लासरूम में, ऐसे मैं देता हूँ, आप लोग अलग अलग यूनिवर्सिटी से हैं तो इसलिए मैं आप सबको नहीं पढ़ाता, बट यूट्यूब पे मैं सबको पढ़ा रहा हूँ। तो अगर मैं लेक्चर दे रहा हूँ, तो लेक्चर को रिसीव किया किसी लर्नर ने, अब उसको मतलब उसको रिसीव करने के बाद वो क्या करता है, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और वो रिस्पॉन्ड करता है। तो दूसरा प्रोसेस हो गया रिस्पॉन्डिंग। ठीक है, शोइंग इंटरेस्ट इसको कहते हैं, कि इंटरेस्ट लेना उस चीज को लेने में। फिर उसके बाद वैल्यूइंग, उसके बाद वैल्यू करेगा वो, है ना, उसको समझेगा कि भाई इसका कितना इंपॉर्टेंस है हमारी सोसाइटी पे, इसका कितना इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, है ना। फिर कहता है कि ऑर्गेनाइजिंग, है ना, इंटीग्रेटिंग वैल्यूज इनटू वंस ऑन वैल्यू सिस्टम। उसके बाद वो अपने वैल्यू सिस्टम के अंदर उसको क्या करेगा, अप्लाई करेगा, यूज करेगा। और उसके बाद कहता है कि कैरेक्टराइजिंग, कॉन्स्टेंटली एक्टिंग अकॉर्डिंग टू द वैल्यू सिस्टम। उसके बाद जो वैल्यू सिस्टम है, जो उसके समाज ने जो वैल्यू सिस्टम दिया है, उस वैल्यू सिस्टम पे वो काम करेगा। तो इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव के अंदर भी क्या है, 5 पार्ट्स आए हैं। पहले रिसीविंग, वो रिसीव करता है ना, जो नॉलेज लेगा वो क्या करेगा, वो पहले रिसीव करेगा, चीजों को समझेगा, उसके बाद रिस्पॉन्ड करेगा उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर वैल्यूज, मतलब उसकी क्या वैल्यूज है, फिर वो ऑर्गेनाइज करेगा अपने अनुसार, और उसके बाद उसकी कैरेक्टराइजेशन दिखेगी सोसाइटी में। अब आगे कहता है, अगला जो पार्ट है वो है साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव, जिसको हम कहते हैं भावनात्मक उद्देश्य। साइकोमोटर, सॉरी मैं एग्जैक्ट हिंदी के उतने छोटे छोटे पॉइंट्स नहीं बोल पा रहा हूँ, बट ये पीडीएफ में सारा डाला हुआ है। मैं थोड़ी देर के लिए स्टॉप करूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे कहते हैं कि साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव, तीसरा है साइकोमोटर। साइकोमोटर से मैंने देखा है कई बार क्वेश्चंस नेट ने पूछा है, तो साइकोमोटर का सिंपल होता है, साइकोमोटर का मतलब क्या है, चीजों पे चढ़ के कहीं जाना, है ना। मोटर मोटर से चलता है, व्हीकल की तरह। तो समझ लेना कि साइकोमोटर किसी चलने के लिए, मतलब चलने के सेंस में है। तो कहते हैं कि साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स इन्वॉल्व फिजिकल स्किल, मतलब इसके अंदर फिजिकल स्किल का नॉलेज हमारे पास आता है। और जैसे मोटर एबिलिटीज, मतलब चीजें चल के किया जा सकता है, मतलब कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो कि एक जगह बैठे बैठे नहीं, बल्कि लर्न कर सकते हैं हम चलते हुए, चलते फिरते। जैसे कहता है कि पहले इमिटेशन होता है, चीजों को ऑब्जर्व करना। जैसे सपोज बाइक राइडिंग हो गया, साइकिल राइडिंग हो गया, है ना। तो बाइक राइडिंग तो जनरली आता नहीं है ना लोगों को, हर किसी को तो नहीं आता, बचपन से पैदा होते ही तो नहीं सीखता है। तो वो पहले ऑब्जर्व करता है, चीजों को देखता है। तो उसमें सबसे पहला जो पार्ट है, जो सबसे पहला कह सकते हैं कि जो प्रोसेस का जो सबसे पहला पार्ट है, वो है इमिटेशन, इमिटेट करना। जैसे हमने अपने फादर को देखा, आप भी अपने फादर को देखोगे, मदर को देखोगे चलाते हुए, बाइक चलाते हुए, खाना बनाते हुए, तो आप सीखोगे। तो वो क्या है, वो इमिटेशन है। पहले हम इमिटेट करते हैं, फिर उसके बाद उसको मैनिपुलेट करते हैं, मतलब अपने अनुसार, है ना, उस स्किल को एनहांस करने की कोशिश करते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। फिर कहते हैं प्रिसीजन, फिर उसके अंदर हम रिफाइनमेंट लाते हैं, स्किल लाते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल दिए खाना बनाने का, जैसे एग्जाम्पल दिए बाइक चढ़ने का, है ना। तो सपोज खाना बनाने का एग्जाम्पल दिया, क्योंकि मैं भी खाना बनाना अपनी माँ से सीखा। तो जब मैंने माँ को देखा खाना बनाते हुए, तो वो क्या हो गया, वो इमिटेशन हो गया। मैं इमिटेट कर रहा हूँ अपनी माँ को, किस तरह से वो रोटी बना रही है, किस तरह से वो सब्जी बना रही है। फिर उसके बाद मैंने मैनिपुलेट किया उस नॉलेज को। मैनिपुलेशन का मतलब है कि मैं अपने तरीके से उस सब्जी को फिर से बनाना शुरू किया। प्रोसेस वही है, पर तरीका थोड़ा मैंने बदल दिया, मैनिपुलेट कर दिया अपने अनुसार। उसके बाद उसके अंदर प्रिसीजन लाने की कोशिश की, जैसे रोटी बनाना। तो अभी भी मैं अच्छे से रोटी नहीं बना पाता हूँ, लेकिन ठीक है। तो रोटी बनाने के अंदर प्रिसीजन लाने की कोशिश करता है। उसके बाद क्या होता है कि आर्टिकुलेशन, मतलब कि कोऑर्डिनेशन सीरीज ऑफ एक्शन इनटू स्मूथ परफॉर्मेंस, मतलब उसके बाद उसको स्मूथ करने की कोशिश की जाती है कि वो जो परफॉर्मेंस हो वो फ्लॉलेस चले। जैसे माँ का खाना एकदम फ्लॉलेस होता है, आधे घंटे में खाना बनके तैयार हो जाता है ना। फिर आगे कहता है कि नेचुरलाइजेशन, उसके बाद वो जो परफॉर्मेंस है, वो जो चीजें हमने एक्वायर किया, जो नॉलेज लिया, वो एफर्टलेसली और ऑटोमेटिकली चीजों को मतलब एनहांस कर देगा, मतलब वो ऑटोमेटिक आ जाए अपने अंदर, है ना। तो ये है साइकोमोटर, मतलब 3 तरीका उसने बोला। उसने 3 तरीका या 3 प्रोसेस कह सकते हैं कि उन्होंने बोला। पहला बोला कि कॉग्निटिव, जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, जो हमारे नॉलेज से रिलेटेड है। दूसरा उन्होंने बोला अफेक्टिव, जो कि हमारे इमोशन से रिलेटेड है। और तीसरा उसने बोला साइकोमोटर, जो कि हमारे
मूवेबिलिटी से रिलेटेड है, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। अब हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, काफी इजी इजी क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, है ना। तो पहला कहता है कि नॉलेज, एप्लीकेशन, एनालिसिस एंड इवोल्यूशन। व्हाट वुड बी द राइट आंसर? कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा ऐसा कह सकते हैं कि लेवल है, हाईएस्ट लेवल है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के अंदर। तो पहला कहता है नॉलेज, एप्लीकेशन, एनालिसिस एंड इवोल्यूशन। तो राइट आंसर वुड बी इवोल्यूशन। इवोल्यूशन सबसे लास्ट में हुआ था, ठीक है। देखिए अभी मैंने पढ़ा है ना, क्या है इवोल्यूशन सबसे लास्ट में आया ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के, है ना। इवोल्यूशन सबसे लास्ट में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव। कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव का प्राइमरी फोकस क्या होता है? जब हम कॉग्निटिव मतलब ब्रेन से रिलेटेड, कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव में सबसे प्राइमरी क्या होता है? इमोशन रिस्पॉन्स नहीं, फिजिकल स्किल, इंटेलेक्चुअल स्किल एंड नॉलेज और सोशल इंटरेक्शन। क्या होगा? सोशल इंटरेक्शन किस में आएगा? कॉग्निटिव में तो नहीं आएगा ना, अफेक्टिव में आएगा, है ना। तो और फिजिकल स्किल किस में आएगा? फिजिकल स्किल किस साइकोमोटर में आएगा। तो राइट आंसर इमोशनल भी किस में आएगा? अफेक्टिव में आएगा। तो राइट आंसर वुड बी सी, इंटेलेक्चुअल स्किल एंड नॉलेज, क्योंकि नॉलेज हमारे ब्रेन से रिलेटेड है ना। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। आगे चलते हैं। कहता है कि विच कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग द इंफॉर्मेशन। ऐसा कौन सा कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव है जो कि मतलब एक तरह से इन्वॉल्व है, जो इन्वॉल्व है अंडरस्टैंड मतलब अंडरस्टैंड करने में, क्या इंटरप्रिटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन मतलब इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करने में। ऐसी कौन सी इसमें से ऑब्जेक्टिव कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव है जो कि मतलब यूज होता है? तो पहला कहता है कि नॉलेज एक्विजिशन, दूसरा कॉम्प्रिहेंशन, तीसरा एप्लीकेशन और चौथा एनालिसिस। तो राइट आंसर वुड बी कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। आगे चलते हैं। और क्वेश्चन है या खत्म हो गया? दो क्वेश्चन और हैं। कहता है कि इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स आर प्राइमरली कंसर्न्ड विद। जो इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स है वो किस चीज से कंसर्न्ड है? अभी मैंने बताया इमोशन से कंसर्न्ड है। तो क्या हो गया? इंटेलेक्चुअल स्किल, एटीट्यूड, वैल्यूज एंड फीलिंग्स। राइट आंसर वुड बी सी। काफी इजी है ना। ठीक है आगे चलते हैं। कहते हैं कि इन ह्यूटोगॉजी हु प्राइमरली डिटरमिन्स द लर्निंग गोल्स। ह्यूटोगॉजी के अंदर कौन प्राइमरली मतलब कौन डिटरमिन करता है ना, गोल को? तो ऑफ कोर्स कौन करेगा? सेल्फ होगा, सेल्फ रेगुलेटरी है। तो क्या हो गया? टीचर। टीचर तो करेगा नहीं, टीचर किस में करता है? पेडागोजिकल में टीचर करता है। फिर कहता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी नहीं करेगा क्योंकि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से मतलब ही नहीं होना चाहिए। फिर कहता है कि द लर्नर और द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्यों करेगा फिर, है ना। तो राइट आंसर वुड बी सी, द लर्नर। लर्नर जो है वो खुद डिटरमिन होगा तभी वो पढ़ सकता है।